हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग इलिंगम डायग्राम में नेक्स्ट लेक्चर को कवर करने जा रहे हैं। इलिंगम डायग्राम का बेसिक हम लोग समझ चुके थे और उस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी किया गया था इलिंगम डायग्राम से रिलेटेड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसमें ओवरऑल इलिंगम डायग्राम में जो एनसीईआरटी प्रदर्शित किया, रिप्रेजेंट किया है, वो आपके सामने ये ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। पिछले क्लास में हर चीज इसके बारे में बता दिया गया है, ठीक है ना। इससे जो कुछ क्वेश्चन छिपा हुआ है उसको आज रूबरू कराएंगे आपके सामने, ठीक है ना। तो इलिंगम डायग्राम आपको बेसिकली पिछले क्लास में बताया गया था। इलिंगम डायग्राम क्या होता है? डेल जी नॉट और टेम्परेचर के बीच वाले जो ग्राफ होते हैं ना, वही इलिंगम डायग्राम कहलाते हैं। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और ये डेल जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी है, किलो जूल पर मोल में होता है, ठीक है ना। इधर ये डेल जी का मान दिया गया है, निगेटिव में होता है, ये 0 तक जाएगा और 0 से ऊपर जाता है ना ग्राफ बाबू, तो मानते हैं कि डेल जी पॉजिटिव। और जब डेल जी पॉजिटिव हो जाता है ना, तो वह कभी भी मतलब अपचाय की तरह कार्य नहीं करता है ना। तो ये है आपका टेबल। यहाँ पर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट 1126 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रहे ये बात, ठीक है ना। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, टिटानियम, जिंक, आयरन, कार्बन, ठीक है ना। कार्बन का अगर आप देखें नीचे की तरफ है, ठीक है ना, इसलिए ये बहुत अच्छा क्या होता है, अपचायक होता है। कॉपर Hg, ठीक है ना, Ag सिल्वर, ठीक है। और इसका ये डेल जी का वैल्यू दिया गया है, इनके बीच बिलोंग करते हैं, स्पष्ट ना। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया 500 डिग्री सेल्सियस, 1500। और इस टेबल इस जो एलिमेंट्स है इलिंगम डायग्राम में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इस श्रेणी एक। यहाँ पर क्या किया गया, सिस्टमेटिक लिखा गया है, जिसको याद करने का टेक्निक बताया गया है कि काका मांगे अलमारी कार, काका मांगे अलमारी कार, टीवी जेवर फरारी, कैसे क्या होगा आज। काका माने कि कैल्शियम Ca, मांगे माने Mg, अलमारी माने कि एल्युमिनियम, कार माने Cr, क्रोमियम, टीवी माने टिटानियम, जेवर जिंक, ठीक है ना, फरारी Fe, कैसे कार्बन C, ठीक है ना, क्या माने कॉपर Cu, होगा Hg, आज माने Ag। तो ये इलिंगम डायग्राम का ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या दिया गया है, एलिमेंट्स का सीक्वेंस दिया गया है, जिसके ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं। और पिछले क्लास में ये बताया गया था बाबू कि जो ये एलिमेंट्स धातु इस ग्राफ में नीचे हैं, ऊपर वाला धातु के ऑक्साइड को आसानी से अपचयित कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले धातु के ऑक्साइड को अपचयित नहीं कर सकता। लेकिन करेगा कब, जब हाई टेम्परेचर की कंडीशन आ जाए तब। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बाबू। तो बाबू इस ग्राफ के बारे में इधर लिखा गया है कि ये ग्राफ बेसिकली बाबू किसके किसके लिए होता है। तो ये मेटल माने धातु से धातु के ऑक्साइड के लिए होता है, धातु से धातु के हैलाइड के लिए हो सकता है, धातु से धातु के सल्फाइड के लिए हो सकता है। लेकिन इस ग्राफ में हम लोग धातु से धातु ऑक्साइड के लिए देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है ग्राफ्स आर गिवन फॉर मेटल टू मेटल ऑक्साइड, मेटल टू मेटल ऑक्साइड, मेटल टू मेटल हैलाइड, मेटल टू मेटल सल्फाइड, बट एवब ग्राफ ओनली मेटल टू मेटल ऑक्साइड। तो हम लोग क्या देखेंगे, केवल मेटल टू मेटल ऑक्साइड। पिछले क्लास में इसके बारे में जिक्र कर दिया गया था, तो इसको बगल में आप लोग लिख लीजिए या इसके नीचे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया बाबू कि ऐसे धातु जिनके ऑक्साइड, बोलो, ऐसे धातु जिनके ऑक्साइड बहु निर्माण में डेल जी निम्न ताप पर धनात्मक हो जाता है। जब कम टेम्परेचर रहेगा ना, तो क्या हो जाए, धनात्मक हो जाता है। वे आसानी से तापीय अपघटन द्वारा अपचयित हो जाता है। दैट मीन्स लिख सकते हैं जो ग्राफ में ऊपर है, सबसे कहाँ है, ऊपर है, वह कम ताप पर वो क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, और वह आसानी से विघटित डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज लिख सकते हैं कि ग्राफ में सबसे ऊपर क्या था, Hg था, Ag था, यही ना था। तो लिख सकते हैं दैट इज ऑक्साइड ऑफ नेटिव और नेटिव मेटल डिकम्पोज इजिली। माने जो ग्राफ में ऊपर है वो नेटिव है, Hg है, Ag है, यानी नेटिव है, ठीक है ना, निष्क्रिय है। तो वे आसानी से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। जैसे HgO
Ag2O। तो तापीय वियोजन इसका देखते हैं, ये बेसिकली अस्थायी भी होते हैं, कम अस्थायी होते हैं। तो Ag2O की गर्म कर रहे हैं तो Ag यहाँ पर सिल्वर मिल जाएगा, ऑक्सीजन उड़ जाएगा, ठीक है ना, हाफ 1/2 हाफ O2, ठीक है ना। HgO को गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर ये Hg नीचे बैठ जाएगा और O2 अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे धातु आप ये बात ध्यान में रखिएगा, जो नेटिव होते हैं मेटल उनके ऑक्साइड आसानी से क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, बेसिकली कम अस्थायी हो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि कार्बन अपचयन का उपयोग, कार्बन रिडक्शन का उपयोग सामान्यतः कई धातुओं के अपचयन के लिए किया जाता है, क्योंकि इलिंगम डायग्राम में इसका ढाल नीचे की ओर, नीचे की तरफ होता है। तो देखिएगा इलिंगम डायग्राम में आपको बताया है कि कार्बन एकदम नीचे की तरफ आया है, ठीक है ना, इसका स्लोप किधर है, नीचे की तरफ है, ठीक है ना। इसलिए ये सामान्यतः कई धातुओं के अपचयन के लिए क्या होता है, भूमिका निभाता है। तो यही बात लिखा गया इसमें, ठीक है ना। अब देख रहे हैं हम लोग इलिंगम डायग्राम फॉर कार्बन रिडक्शन। अब कार्बन रिडक्शन के लिए इलिंगम डायग्राम को देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, कार्बन रिडक्शन के इलिंगम डायग्राम देखेंगे बाबू, ध्यान से देखना तुम। तो यहाँ पर 3 रिएक्शंस लिए गए हैं कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड, ठीक है ना। तो कार्बन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके CO2 बनाया है। इसके लिए डेल एस माने कि एंट्रोपी, डेल एस माने कि एंट्रोपी, ध्यान रहे एंट्रोपी डेल एस होता है, इसके लिए 0 होता है, लगभग 0 होता है। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल जी नॉट पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, एकदम सिमिलर रहेगा, ठीक है ना, इसमें कोनो परिवर्तन नहीं होएगा। नेक्स्ट है बाबू 2CO, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रतिक्रिया करके ऑक्सीजन से CO2 बनाया है। इसके लिए, इस अभिक्रिया के लिए ध्यान रखना मेरे भाई, इस अभिक्रिया के लिए बाबू मेरे डेल एस निगेटिव होता है, एंट्रोपी निगेटिव होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो डेल जी नॉट भी इंक्रीज करेगा, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शंस लिया गया है कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यहाँ पर फॉरवर्ड, यहाँ पर कोफिशिएंट चेंज किया गया है, 2 कार्बन है यहाँ 2CO मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल जी नॉट घट जाएगा, क्लियर ना। तो ध्यान रहे कि जब डेल एस 0 तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल जी नॉट सिमिलर रहेगा, वही चीज रहेगा, ठीक है ना, एकदम आइडेंटिकल। डेल एस निगेटिव तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल जी नॉट इंक्रीज करेगा। यदि पॉजिटिव डेल एस के वैल्यू आ जाए तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल जी नॉट क्या होगा, डेल जी नॉट बाबू मेरे क्या होगा, तो घटेगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। तो आप समझ चुके कि इलिंगम डायग्राम कार्बन के लिए, तो ये इलिंगम डायग्राम कार्बन के लिए है, ठीक है ना। यहाँ पर फर्स्ट देखिए, यहाँ पर फर्स्ट लाइन एकदम स्ट्रेट गया है, टेम्परेचर के साथ एकदम कांस्टेंट है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, लेकिन डेल जी नॉट पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अभी रिएक्शन में हम लोग देखे हैं, ठीक है ना। C से CO2 जब जा रहा है तो डेल जी नॉट एकदम क्या है, कांस्टेंट रह रहा है, सिमिलर रहा है। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेल जी नॉट एकदम कांस्टेंट है, क्लियर ना। CO2 बन रहा है, कार्बन से CO2 बन रहा है ना। चलिए ये फर्स्ट देखें रिएक्शन। सेकेंड में देखो CO CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, और वहां पर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेल जी नॉट बढ़ रहा है। देखो CO से CO2 जा रहा है, टेम्परेचर इधर बढ़ा रहे हैं तो डेल जी नॉट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यही चीज लास्ट रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन देखें, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप ध्यान से देखिए उस रिएक्शन में बाबू मेरे, वहां पर आप खूब ध्यान से देखना भाई कि थर्ड रिएक्शन में कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड में जा रहा है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे डेल जी नॉट घट रहा है। तो ओवरऑल निष्कर्ष निकला हुआ है यहाँ पर कि 710 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है पॉइंट, पार्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ के कितना है 710 डिग्री सेल्सियस। तो ये निष्कर्ष निकला है कि 710 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर CO कार्बन से अच्छा अपचायक होता है, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन से क्या होता है, अच्छा अपचायक होता है। सही बात है कि यहाँ पर 710 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर सबसे अच्छा अपचायक कौन होगा, जो 710 डिग्री सेल्सियस नीचे ताप पर माने एक से कम माने है न पर CO कार्बन से, CO माने यही चीज ना, CO कार्बन से माने इससे अच्छा अपचायक होता है। लेकिन यहीं पर 710 डिग्री सेल्सियस उच्च ताप कर देते हैं तो कार्बन क्या हो जाता है,
कार्बन मोनोऑक्साइड से अच्छा अपचायक हो जाता है। जब 710 डिग्री सेल्सियस तक कार्बन, ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड से अच्छा अपचायक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ऑक्साइड। सही बात है, कार्बन ऑक्साइड के लिए, कार्बन धातु के ऑक्साइड के लिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, चाहे ऑक्साइड के लिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन बट इट इज ए पुअर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर सल्फाइड। जब सल्फाइड रहेगा तो यह रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, पुअर हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, बट एट हाई टेम्परेचर कार्बन कैन फॉर्म कार्बाइड। जब टेम्परेचर हाई कर देंगे ना तो ये धातु को रिड्यूस नहीं करवाता है, धातु से अभिक्रिया करके कार्बाइड बना लेता है। क्या बना लेता है, कार्बाइड बना लेता है, बहुत सारे मेटल के साथ, मेनी मेटल तो लिखा गया है। बट एट हाई टेम्परेचर कार्बन कैन फॉर्म कार्बाइड विथ मेनी मेटल्स। तो इस पॉइंट को भी आप कवर कर लीजिए। अब हम आपको बाबू क्वेश्चन बनवाते हैं, क्वेश्चन कुछ बनवाते हैं, फटाफट लिख लो। तो बाबू आज के इस स्लॉट के पहला क्वेश्चन ये ग्राफ के थ्रू दिया गया है। एक ग्राफ है और बेसिकली इसका आंसर भी हम लोग इसी में इंक्लूडेड कर रहे हैं कि इस तरह क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत प्रॉब्लम कहीं पर जनरेट ना हो, ठीक है ना। तो ये आपके पास ग्राफ है, ये जो ग्राफ के लाइन है एल्युमिनियम के लिए है, ये जो ग्राफ के लाइन है बाबू मैग्नीशियम के लिए है। यहाँ पर पर्टिकुलर टेम्परेचर को इंडिकेट कर दिया गया कितना, 1350 डिग्री सेल्सियस। यदि टेम्परेचर हम क्या कर दें 1350 डिग्री सेल्सियस से कम कर दें, तो जो इस ग्राफ पर ध्यान दीजिएगा, इधर नहीं ध्यान दीजिएगा, 1350 डिग्री सेल्सियस से हम क्या कर दें, कम कर दें, तो जाहिर सी बात है कम कर दें तो मैग्नीशियम जो होगा इसको आसानी से रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। और इसका स्टेबिलिटी भी इसके तुलना में अधिक होगा। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर 1350 डिग्री सेल्सियस से कम किया गया है तो एमजीओ मोर स्टेबल होगा। एमजीओ क्या होगा, मोर स्टेबल, तो L2O3 लेस स्टेबल होगा, ठीक है ना। अब एमजीओ माने नीचे ही न है, लो टेम्परेचर है तो एमजीओ आसानी से या एमजी आसानी से L2O3 को रिड्यूस कर देगा। तो वही बात लिखा है, एमजीओ या एमजी कैन रिड्यूस L2O3। यदि टेम्परेचर को हम बढ़ा दिए 1350 डिग्री सेल्सियस से क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए, तो जब इंक्रीज कर दिए तो एकदम उल्टा हो जाएगा। अब ऊपर वाला इसको रिड्यूस कर देगा और इसका स्टेबिलिटी इसके तुलना में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं L2O3 इज ग्रेटर देन MgO, और एल्युमिनियम आसानी से इसको रिड्यूस कर देगा कब, जब हाई टेम्परेचर है तब। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बाबू कि व्हाई रिडक्शन बिकम्स इजियर इन लिक्विड फेज देन सॉलिड। इसका हिंदी होगा बाबू कि क्यों लिक्विड अवस्था सॉलिड अवस्था की तुलना में आसानी से अपचयित हो जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं कि थोड़ा सा हिंदी में, तो बाबू हिंदी हम बता रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आंसर होगा बिकॉज इन लिक्विड फेज, माने क्योंकि द्रव अवस्था में डेल एस इज हायर, डेल एस माने एंट्रोपी उच्च होता है, सो इसलिए रिडक्शन बिकम्स इजियर, इसलिए अपचयन आसानी से हो जाता है या आसान होता है। चलिए नोट करो। तो लास्ट क्वेश्चन है आप बाबू, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिख रहा है। देखो बोर्ड के व्यू से हम नहीं बढ़ा रहे हैं, बोर्ड तो इसमें कवर अप होकर करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी प्रिपरेशन इस माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो केवल बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई करके हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि कॉम्पिटिटिव लेवल के नहीं पढ़ सकें। बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई करके कहीं पर भी आपको जॉब नहीं मिलेगा जब तक कि आप में टैलेंटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई क्वालिफाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा हम लोग को। और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मतलब मिला के चल रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम भविष्य में नहीं हो, ठीक है ना, समझिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान देना कि हाइड्रोजन इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सही बात है, हाइड्रोजन एक अच्छा अपचायक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में भी, ठीक है ना। एजेंट, हाइड्रोजन इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, माने हाइड्रोजन एक अच्छा अपचायक है, बट मतलब लेकिन इज नॉट वाइडली यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। व्हाई?
माने हाइड्रोजन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन मेटलर्जी में यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करते हैं। क्यों? ठीक है ना, नहीं लिया जाता है मेटलर्जी में, क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर 3-4 तरह से दिया गया है, स्टेप वाइज इस नॉलेज ध्यान में रखिएगा। तो देख, सबसे बड़ी बात है कि इलिंगम डायग्राम में मेनी मेटल्स टू मेटल ऑक्साइड, इलिंगम डायग्राम में मेटल से मेटल ऑक्साइड जा रहा है, मेनी मेटल टू मेटल ऑक्साइड लाइंस रन्स पैरेलल, एकरा का पढ़िएगा, पैरेलल विद हाइड्रोजन लाइंस। माने इलिंगम डायग्राम में बहुत सारे मेटल टू मेटल ऑक्साइड के ग्राफ हाइड्रोजन के साथ क्या होते हैं, मिलते हैं, उसके पैरेलल होते हैं। इसलिए मेटलर्जी में किस तरह से बिहेव नहीं करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करते हैं। क्लियर? दूसरा देखो, हाइड्रोजन लाइन हैव पॉजिटिव स्लोप विद मेनी मेटल टू मेटल ऑक्साइड लाइंस। तो हाइड्रोजन का भी पॉजिटिव स्लोप होता है इलिंगम डायग्राम में। जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत सारे धातु से धातु के ऑक्साइड के लाइन एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करते हैं इन मेटलर्जी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्राइड विथ मेनी मेटल्स। अब हाइड्रोजन जब अपचयित करने चलेगा मेटल के ऑक्साइड को, तो उनसे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन ये कंबाइन करके हाइड्राइड का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अपचयित करने चला, आपने मिलकर रिएक्शन करके अपना कंपाउंड बना लिया, ठीक है ना, इसलिए इसका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ट्रीट नहीं करता है मेटलर्जी में। नेक्स्ट और फोर्थ लास्ट है, इट गिव्स एक्सप्लोसिव रिएक्शन विथ O2, और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके विस्फोटक रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं, एक्सप्लोसिव रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। तो आज के लेक्चर में मेरे भाई इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। इलिंगम डायग्राम अंत हो गया, और इलिंगम डायग्राम में बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, और क्वेश्चन कुछ है, ठीक है ना, असाइनमेंट में आपको दिया जाएगा, आप लोग खूब ईमानदारी से मेहनत करिए। चलिए इसके आगे हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।